रीड करो। चैप्टर कौन सा खोले? अरे चैप्टर सेकंड है, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इतना भी नहीं सर पढ़ दूं? पढ़ो बेटा, इसको रीड करो, मैं तब तक चीज देखता हूँ। Chapter 2, Nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be expressed with the formation of national states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defended their identity and section of belonging. New symbols and meanings, new songs and ideas, forgotten new links and refined the boundaries of communicates. In most countries, the making of this new national identity was a long process. Who did this consciousness embrace in India? In India, as in Vietnam and many other continents, the growth of modern nationalism in intimidated connected to the anti-collecting movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with the colonialism. The scenes of being oppressed under colonialism provide a shared bond that tried many different groups together, but each class and group felt the effects of colonialism differently. Their expressions were varied and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forget these groups together within one movement, but the unity did not improve without conflicting. In an early textbook, you have read about the growth of nationalism in India up the first decade of the 20th century. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedient movement. Will we express how the Congress sought to develop the nationalism movement, how different societies governments participate in the movement, and how nationalism cap- capturing the immunity of people. सर पढ़ दिया ये वाला पेज। ओके, मैं पढ़ता हूँ इसको आगे, ठीक है। इसमें है क्या? ओके सर। कि इंडिया में राष्ट्रवाद या फिर नेशनलिज्म कैसे है, जैसे कि हमने यूरोप का पढ़ा था ना पहली बार, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो नेशनलिज्म यूरोप, तो फ्रांस सबसे पहले जो राष्ट्रवाद था फ्रांस से शुरू हुआ था। उसके बाद ये स्लोली स्लोली पूरे जो है वर्ल्ड में ये फैल गया। तो अभी जो राष्ट्रवाद है अभी इसी की बात करते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक जो राष्ट्रवाद के साथ ही क्या हो रहा था जी, राष्ट्र राज्यों का भी एक उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ में बदलने लगी। वे कौन है, उनकी आपकी वॉइस कट के आने लग गई। बेटा नेटवर्क का इशू है। एक बात और है कि ये आप क्लास अगर देखना चाहते हो यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप। अभी शाम को पड़ जाएगी ये यूट्यूब पे, तो आप वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है जी, डोंट वरी। ओके। हाँ कोई बात नहीं है। हाँ अब देखो, मैं ना आपके साथ ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आपको ये चैप्टर नजर आएगा। ओके सर। नजर आ गया? नो सर अभी नहीं आया, अब आ गया सर नजर। आ गया, कोई बात नहीं। ओके, अभी इसी को है रीड करते हैं आगे। ये पहला पैरा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने।
कि आपने इस बारे में लोगों की समझ Okay, sir. बदलने लगी। वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीक हो गए, जिसको हम चिन्ह भी बोलते हैं, फिगर्स हो गए, नए गीत हो गए, विचार आ गए। ये संपर्क स्थापित करने का एक बहुत बड़ा साधन था, लोगों को आपस में जोड़ने का। सीमाओं को दोबारा किया गया, इनको परिभाषित किया गया कि ये हमारी सीमा या इस बॉर्डर के साथ हमारा चाइना के साथ कितना बॉर्डर लगता है, इसको देखा जाने लगा। देशों में इसी नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। ये देखिए बहुत टाइम लगा इस चीज को, और इसके बारे में हम लोगों के मन में एक जानने की इच्छा पैदा हुई। जैसे दूसरे कॉलोनीज थे ना, कॉलोनी अंग्रेजों ने कॉलोनी थी इंडिया भी, उसको उपनिवेश बोलते हैं। भारत भी उनका उपनिवेश ही था अंग्रेजों का, और उपनिवेशों विरोधी आंदोलन के साथ ही गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। जो उपनिवेश होता है, जिसको हम बोलते हैं भी हमारा देश किसी गुलाम था, हमारा देश अंग्रेजों गुलाम था, उसके खिलाफ हमने, हमारे देश के लोगों ने बहुत ज्यादा संघर्ष भी किया था। अब लोग इस चीज को पहचानने भी लगे थे। जिनको तंग किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, मारा जाता, पीटा जाता था, और एक दूसरे से अब ऐसे लोग क्या होते हैं, उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं कि उन्हें कष्ट देते थे, तो आपस में लोग जुड़ने लगे। ठीक है जी। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेश का असर एक जैसा नहीं था। जैसे अमीर लोग हैं, उनको कुछ उनका काम अलग था, उनको इतना नहीं लग रहा। जो गरीब लोग थे, उनको बेचारों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उनके जो रिलेशन थे, जो उनके एक्सपीरियंस थे, वो बिल्कुल अलग थे। उनके लिए जो फ्रीडम थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा किया और विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया, परंतु इसकी एकता टकराव के बिंदु भी निहित थे, इसमें टकराव भी होना संभव था। आप पहले की किताबों में पढ़ चुके हैं, जो राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ उसका हमने अध्ययन भी किया था 20वीं सदी के पहले दशक यानी कि दहाके में की कहानी पढ़ी गई थी। अब हम 1920 से शुरू करेंगे इस चैप्टर को और आजादी तक इसको लेकर चलेंगे। इसमें सविनय असहयोग आंदोलन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, और कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब कौन पढ़ेगा आगे? ओमकार शर्मा, बेटा पढ़ इसको, ये पढ़ यहां से, द फर्स्ट वर्ल्ड वार खिलाफ एंड नॉन कोऑपरेशन, यहां से शुरू करो आप। पढ़ो भाई, यहां तक पढ़ दो, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह तक, यहां से स्टार्ट करके पढ़ो बेटा। Hello, sir. पढ़ दो, जो भी है बच्चा पढ़ दे। Okay, sir. In the year after 99, we see the national movement springing to new areas, incarnation, new social groups, and development new modes of struggle. How do we understand this development? What implication did they have? First of all, the war created a new economic and political situation. It led to a hug increase in a diffuse expenditures, which was financed by war loans and increased taxes. Customer duties were raised and income tax introduced. Through the war years, price increase doubling between 1930 and 1980, leading to experiment hardship for the common people. Villages were called upon to supply soldiers, and the formation recreation in rural area caused widespread angle. ठीक है जी। Then in 1980, 90 and 2021, crops failed in many parts of India, resulting in a severe shortage of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the Centers of 1921, 12 to 13 million people purchased as a result of farmers and the piped
people hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. At this stage, a new leader, a present struggle, a new mode of struggle. ठीक है जी, अब मैं पढ़ता हूँ इसको आगे। जो पहली वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, फिर खिलाफत मूवमेंट हुआ, उसके साथ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। ये है कि कहानी 1919 के बाद की, जब ये नेशनलिज्म था पूरे इंडिया में फैल चुका था, नए नए एरियो में जा चुका था, और वहां पे कुछ सोशल ग्रुप भी बन चुके थे जो लोगों की भलाई के लिए काम भी कर रहे थे। उन्होंने अपने स्ट्रगल का एक अलग सा एजेंडा बना कर रखा हुआ था। हाउ डू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, आप इन डेवलपमेंट्स को कैसे समझते हो? व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, और कौन कौन से इम्प्लीकेशन की? अब पढ़ते हैं जी आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जो फर्स्ट वर्ल्ड हुई स्टार्ट हुई, उसकी वजह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई एक नई प्रकार की। इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हिच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई फर्स्ट, तो इंडिया को उसके अंदर कोई रोल नहीं था, क्योंकि इंडिया में तो युद्ध चला ही नहीं था, वो तो यूरोप में चल रहा था। तो यूरोप में जब युद्ध स्टार्ट हुआ, तो जो इंग्लैंड था वो इस युद्ध में था और वो लीड भी कर रहा था एक हिसाब से। तो युद्ध का जो खर्चा था वो कैसे उठाया जा रहा था? लोन के द्वारा और टैक्स के द्वारा। थ्रू द वार्स ईयर्स प्रिंस प्राइस इंक्रीज, युद्ध के जो साल उसमें ना प्राइस इंक्रीज हो गए, डबल हो गए हिसाब से 1913 से लेकर 1918 के बीच में। लीडिंग टू एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा हो गए हार्डशिप, लोगों को बहुत टफ लाइफ का सामना करना पड़ा कॉमन पीपल को। विलेजेस वर कॉल्ड अप टू सप्लाई सोल्जर्स, गांव वालों को बोला गया कि आप हमारे सोल्जर भेजो, सैनिक भेजो। एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, उनकी जबरदस्ती भर्ती की गई फौज में। लोगों जिसको नहीं भी मनता उसको फौज में भेज देते जल्दी, तो भी फौज में। इससे लोगों के बीच में गुस्सा फैलता जा रहा था। ये बात है जी 1918 से लेकर 1919 की, फिर 1920 से 1921 की। क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, फसलें बर्बाद होगी, ये 1921 की बात है। इसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज होगी खाने की। दिस वाज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई गरीबी की वजह से। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 1921 की जो ना जनगणना की गई, उसके अनुसार मैंने क्या कहा, लिसन टू मी केयरफुली। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बीच में मुझे इंटरप्ट ना करो। आप यूट्यूब पे भी चैप्टर ये देख सकते हो, तो वहां पे नहीं कटेगी बिल्कुल ही आवाज मेरी। तो लगभग 13 मिलियन पीपल थे, जिसको हम बोलते हैं 1,30,00,000 लोग थे। उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई इसी टाइम में, इस एपिडेमिक में। पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार्स वाज ओवर। लोगों का ये विश्वास था कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद उनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे, बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। At this stage, a new leader appeared and struggle suggested a new mode of struggle. इस समय एक नया लीडर पैदा हुआ जिसने एक नया लोगों के बीच में जोश पैदा किया। अब देखते भी कौन लीडर था। ये है जी द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी इंडिया वापस आए जनवरी 1915 में, आपको पता ही है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से आए थे, जहां पर वो उन्होंने बड़ी कामयाबी से सत्याग्रह लॉन्च किया था। अब यहाँ से कौन पढ़ेगा, मैं बताता हूँ। यहाँ से ओमकार शर्मा पढ़ेगा, बेटा पढ़ इस चैप्टर को आगे। रेसिस्ट से, हाँ हाँ, design with the novel method of mass agitation with यही से पढ़ते बेटा, जो सामने आपके रिवोल्ट तक पढ़ना है। and the need to search for truth. It suggested that Kimi? पढ़ो पढ़ो।
oppressor without seeking vengeance or being aggressive. Satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. People, including the oppressor, had to be पढ़ दिया आपने सारा? by the struggle. Truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. आप पैरा होगा सर. सेकंड भी पढ़ दो. ठीक है. After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized the Satyagraha movement in various places. In 1917, he traveled to Champara to Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Then in 1917, he organized a Satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat affected by crop failure and a plague epidemic. The peasants of Kheda could not pay to revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad